नमस्कार साथियों, मैं एच.एस. लोधा स्वागत करता हूं आप सभी का लोधा क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा हिजाब पर विवाद। दोस्तों, हिजाब पर क्या विवाद चल रहा है और किस प्रकार से दोस्तों ये अब हिजाब वाला विवाद जो है पूरे भारत में इसकी धारणा फैलती जा रही है और क्यों लगा हिजाब पर प्रतिबंध, जैसा कि आप दोस्तों हेडलाइन देख पा रहे हैं इसकी, क्यों लगा हिजाब पर प्रतिबंध और क्यों, क्या ऐसा कारण रहा है दोस्तों जिसमें 58 छात्राओं को कॉलेज से निलंबित किया गया है। तो दोस्तों, इस पर हमारा एक समग्र अध्ययन होगा, संपूर्ण रूप से कंप्लीट तरीके से हम इस पूरे मामले को समझेंगे। पूरा विवाद आखिर किन बातों को लेकर के हो रहा है, क्यों हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से शुरुआत हुई और अभी कौन सा चरण चल रहा है दोस्तों। तो इस सब पर हम शुरू से इस पर बात करेंगे और समझेंगे इस पूरे हिजाब विवाद के बारे में। और साथ ही साथ में दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी ये विवाद कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी ये चल रहा है प्रारंभ में दोस्तों। जो अभी आज हम 2 दिनों के करंट अफेयर पर बात करेंगे, जिससे कि जो हिजाब वाला जो विवाद है, इसमें दोस्तों शनिवार में क्या मुद्दा था, क्या बात हुई थी, अर्थात कि विवाद किस चरण में था और आज मतलब सोमवार को ये किस चरण में रहा है। दोस्तों, शनिवार और सोमवार तक का पूरे विवाद के मामले में हम जानने का इस पूरी सीरीज में पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना सेशन। और उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज जो है प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको अवेलेबल होती है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे। जिसमें दोस्तों हमारी दो प्रकार की करंट, जो इस एक ही सीरीज में दो प्रकार के पार्ट हम लेकर आते हैं दोस्तों। एक में हम किसी महत्वपूर्ण एक विषय पर बात करते हैं और दोस्तों अगला जो इसका पार्ट होगा, जो अगला पार्ट होता है दोस्तों, उसमें हम करंट अफेयर अर्थात पूरे दिन से संबंधित जितने भी करंट अफेयर की जितने भी मुद्दे हो सकते हैं उनको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 22 फरवरी 22 फेब 2022 की आज की करंट अफेयर सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों हम जैसा कि हेडलाइन में आपने देखा कि हिजाब को लेकर के एक विवाद अभी फिलहाल कर्नाटक से उठा है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर के एक विवाद हुआ दोस्तों, जिसमें ये तब तक तो शांत रहा, ये स्थिति तब तक तो शांत थी जब तक कि दोस्तों इस पर एक संस्थान के अर्थात कि जो वहां का पब्लिक स्कूल है कर्नाटक का, उस स्कूल के अंदर ही जब तक ये विवादित रहा तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही 58 छात्राओं को निलंबित किया गया स्कूल से, 58 छात्राओं को, वैसे ही दोस्तों इस पूरे विवाद ने एक जो है एक प्रतिक्रिया अपनी ओर से प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर दिया और इसने क्या है कि पूरे एक जो है एक बड़ी ही धारणा को अपना लिया और धीरे धीरे ये पूरी एक आग की तरह फैलने लगा। और आज दोस्तों देखा जाए तो पूरे भारत में ही इस बारे में चर्चा हो रही है। तो दोस्तों इसी को हम आज शुरुआती चरण से जानने का प्रयास करेंगे कि ये हुआ कैसे था और कहां से ये प्रारंभ हुआ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये शनिवार का कंसेप्ट है, ये शनिवार का है दोस्तों। इसके बाद में इसी के बारे में सोमवार को क्या डिस्कस हुआ, किस प्रकार से ये न्यायालय पहुंचा, वो न्यायालय पहुंचने के बाद में क्या क्या विवाद हुआ, किस प्रकार से वहां सुनवाई होती है न्यायालय में, उस पर भी हम डिस्कस इसी सीरीज में करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कर्नाटक में एक स्कूल में 58 छात्राओं को, 58 छात्राओं को दोस्तों, 58 छात्राओं को हिजाब विवाद को लेकर के निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वहां हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई थी। अर्थात ये कि कर्नाटक के दोस्तों शिवमोग्गा जिले में कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक विद्यालय है। उस विद्यालय में दोस्तों कुछ छात्राओं ने डिमांड की हिजाब पहनने की, लेकिन दोस्तों वहां के जो अध्यापक है या कहे कि वहां के जो डायरेक्टर है उस स्कूल के, उनका स्पष्ट तौर पे अपना तर्क देते हुए ये कहना है कि पिछले 35 साल से ये संस्थान चल रहा है और इस संस्थान में अर्थात उनके पब्लिक स्कूल में जो है 35 साल से छात्राएं आ रही है, परंतु उन्होंने कभी भी जो कि हिजाब पहनकर तो आती है, लेकिन क्लास में अंदर जाने से पहले वो हिजाब उतार देती थी। लेकिन अभी जिन छात्राओं के द्वारा हिजाब पहनने की, क्लास के अंदर हिजाब पहनने की जो मांग उठाई जा रही है, उन्हें वो स्वयं की मांग ना होकर के वो बाहरी तत्वों द्वारा प्रभावित है। तो इस प्रकार से डायरेक्टर ने अपने तर्क में ये बात रखी है और इसी बात के द्वारा दोस्तों अब ये मामला धीरे धीरे और उठने लगा, धीरे धीरे और उठने लगा। और उसी शिवमोगा जिले में दोस्तों कर्नाटक के पब्लिक स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन किया और 58 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया। छात्राओं की मांग थी कि कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए और यह हमारा अधिकार है और हम मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। तो इस कहानी को दोस्तों इस प्रकार से समझे
कर्नाटक के शिवमोगा में एक स्कूल है दोस्तों। ये कहानी वहां से प्रारंभ होती है, वहां से स्टार्ट होती है। वहां पर कुछ छात्राओं को क्लास के अंदर हिजाब पहनने से मना किया गया। अब जैसे उनको मना किया गया दोस्तों, तो उस पर वहीं से इस विवाद की होती है शुरुआत। तो अगले दिन फिर से उन छात्राओं ने आकर के उन क्लास में हिजाब पहनने की वहां पर प्रिंसिपल से अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया। और अगले दिन जब फिर से वो हिजाब पहनकर, अर्थात वो छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची, तो उन्हें स्पष्ट तौर पर मना कर दिया और संस्थान में अंदर प्रवेश करने से भी मना कर दिया। तो इसी जिद में दोस्तों, इसी जिद में उन सभी छात्राओं ने प्रदर्शन करना, कॉलेज स्कूल के बाहर में प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से ये मामला जो था, जो ये विवाद उत्पन्न हुआ दोस्तों, ये इसी संस्थान से, अर्थात कि कर्नाटक के ये शिवमोगा जिले के शिवमोगा के जो पब्लिक स्कूल है, वहां से ये विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है। और अब दोस्तों उसकी स्थिति क्या है? अब उसकी स्थिति ये है कि वो अब कर्नाटक के हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। वो मामला कर्नाटक के हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो वो आगे की स्लाइड में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि अब हाई कोर्ट में क्या चर्चा हुई है। उससे पहले दोस्तों इस पर एक और ध्यान दें आप लोग कि शिवमोगा के उपायुक्त आर सेल्वामणि, दोस्तों इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट यहीं से इनसे ही बनते हैं। देखिए, अभी जो आप ये जो हिजाब का विवाद पढ़ रहे हैं, ये तो देखिए नॉर्मली सबको याद रहेगा, लेकिन इसमें कौन कौन कैरेक्टर थे, किसने क्या क्या किया। अब उस समय उपायुक्त कौन था, कर्नाटक का उपायुक्त कौन था? तो दोस्तों वो कर्नाटक की जो उपायुक्त है सेल्वामणि, इन सेल्वामणि ने स्पष्ट तौर पर एक बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि संस्थान को हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि संस्थान को हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि वे कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध लगाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि संस्थान, जो भी स्कूल या कॉलेज हैं, उन्होंने अपनी ओर से ही इस पर प्रतिबंध लगाया है कि स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर हिजाब पहनकर ना बैठे। ठीक है। तो इसमें दोस्तों सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। सरकार कौन सी दोस्तों? राज्य सरकार, कर्नाटक राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि किसी भी प्रकार से हमने जो है संस्थानों को, कॉलेज हो या स्कूल हो, किसी भी संस्थान को हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि वो हिजाब पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है। और यही बात दोस्तों यहाँ पर उठाई गई थी, यही बात ये पर उठाई गई थी। तो अब यहाँ पर ये देखिए दोस्तों कि छात्राओं का निलंबन का मामला क्या है। इसमें छात्राओं का निलंबन का मामला क्या है, तो इसको ऐसे ही सुन लीजिए। स्लाइड तो है, मैं आपको टेलीग्राम पर जो है इसकी पीडीएफ सेंड कर दे दूंगा मैं आपको, तो वहां से आप पढ़ लेना इसको। छात्राओं के निलंबन का मामला सिंपल सा यही है कि जैसे ही छात्राओं ने इस जो हिजाब के पक्ष में जैसे ही प्रदर्शन जारी करा, प्रदर्शन करना प्रारंभ किया, तो ये छात्राएं दोस्तों काफी संख्या में इकट्ठा होकर के संस्थान के बाहर जाकर के प्रतिबंध माफ करना जो है प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया, विरोध प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। अब इस विरोध प्रदर्शन के तहत ही संस्थान ने स्पष्ट तौर पर उनको समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा पुलिस के द्वारा भी उनको समझाया गया, और साथ ही साथ में संस्थान ने कोर्ट का हवाला देकर के उनको कॉलेज में आने से स्पष्ट मना कर दिया। और कोर्ट का हवाला इस प्रकार दिया गया, ये कहा गया कि अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, अर्थात कि कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। तो अब जितना भी, अब जो भी विवाद होगा, जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, अब वो ही मान्य होगा। तो इस कारण जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक हिजाब को हम किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं देंगे संस्थान में। तो इस प्रकार से दोस्तों जो छात्राएं हिजाब को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी उस संस्थान की, उसी संस्थान ने दोस्तों 58 छात्राओं को निलंबित कर दिया है। जैसे ही छात्राएं कॉलेज संस्थान में पहुंची, तो वहां पर उनको इस बात से सूचित कर दिया है। और अब इसी बात को लेकर के दोस्तों जैसे ही निलंबन का मामला सामने आया, वैसे ही अब ये मामला हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। इस पर छात्राओं की प्रतिक्रिया क्या रही है? तो छात्राओं ने अपना प्रदर्शन रोका नहीं है, छात्रा अपना प्रदर्शन कंटिन्यू कर रही है। बस इतना सा इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि प्राचार्य ने, अर्थात कि वहां के जो डायरेक्टर थे संस्थान के, उन्होंने कहा है कि संस्थान की हिजाब पहनने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने अपने तर्क में स्पष्ट करते हुए कहा है कि संस्थान में हिजाब पहनने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पिछले 35 साल से कक्षा में कोई छात्रा हिजाब नहीं पहनती। यह मांग करने वाली छात्राओं को कुछ बाहरी तत्वों का समर्थन प्राप्त है। तो ये संस्थान का जो है समर्थन है, संस्थान का तर्क है। दोस्तों इसमें देखिए हिजाब तो आप पूरी तरह समझते ही हैं, है ना। जो नहीं समझते हैं, हालांकि सबको पता है, वैसे तो बेसिकली सबको पता है हिजाब क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं, देखिए ये स्टूडेंट है, ये छात्रा है, देखिए इन्होंने जिस प्रकार से ये मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, इसी को हिजाब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हिजाब में जो प्राचार्य, जो डायरेक्टर है इस कार्य संस्थान के, इन्होंने कहा है कि संस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर हिजाब पहना जाए। पिछले 35 सालों से छात्राएं पढ़ रही है, किसी ने अभी तक क्लास के अंदर हिजाब नहीं बांधा। हालांकि हिजाब पहनकर संस्थान में आती जरूर थी छात्राएं, लेकिन क्लास के अंदर जाने से पहले वो अपना हिजाब उतार देती थी, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने तर्क में कहा। अब दोस्तों देखिए, इसमें ना हम कोई नकारात्मक बात कर रहे हैं, ना कोई सकारात्मक बात कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करना कि किसने अपने मत में क्या कहा, आपका पूरा फोकस इसी बात पे होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन विवादित होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 पक्ष आने वाले हैं, एक पक्ष, माफ करना, 4 पक्ष इसमें आने वाले हैं। 4 पक्ष कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला पक्ष आएगा दोस्तों विद्यालय, संस्थान, ठीक है। दूसरा पक्ष आएगा छात्राएं, तीसरा पक्ष आने वाला है राज्य सरकार, और चौथा पक्ष आने वाला है न्यायालय। तो अब ये 4 पक्षों के मध्य में तनातनी चलने वाली है, चारों पक्ष के मध्य में ये संघर्ष चलने वाला, बातचीत चलने वाली, और ये विवाद दोस्तों अब थोड़ा लंबा खींचेगा, लंबा जाएगा, ठीक है। जैसे कि शनिवार को जो है इस पर बात हुई थी, माफ करना, सुनवाई हुई थी। इस प्रकार से सोमवार को जो है इस पर सुनवाई हुई है, और मंगलवार को, आज मंगलवार यानी कि आज 2:30 बजे, आज दोपहर में 2:30 बजे इस पर सुनवाई होने वाली है। तो इस प्रकार से अब ये सुनवाई वाला सिलसिला थोड़ा लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे, ये तो शनिवार तक का, अभी तक का, कि विवाद कैसे उत्पन्न हुआ था, किस किस चरण तक पहुंचा है। अब आपको मालूम है कि ये जो है विवाद की शुरुआत से लेकर के 58 छात्राओं के निलंबन तक ये विवाद पहुंच चुका था, ठीक है ना। अब सोमवार को क्या होता है कि सोमवार को अब ये विवाद हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है, कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ कटिंग लेकर आया हूं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की, तो उस कटिंग के माध्यम से हम ये सोमवार का पूरा पक्ष समझने का प्रयास करते हैं कि न्यायालय में क्या क्या बातें हुई थी, हिजाब विवाद को लेकर न्यायालय में क्या बात हुई है। दोस्तों ये आपको देख पा रहे हैं कि हिजाब आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं, हाईकोर्ट में बोली कर्नाटक सरकार, इसे शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। इसी पैराग्राफ से अब आप पूरी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं, क्या है इसमें कि राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है, राज्य सरकार मतलब समझिए, कोई सरकार कहने के लिए नहीं आती है न्यायालय में, सरकार की ओर से एक अधिवक्ता होता है जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा, एक महाधिवक्ता होता है राज्य सरकार की ओर से, जो न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है, ठीक है ना। तो उन्हीं अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय में कहा गया कि जो हिजाब है, देखिए सब, इससे पहले दोस्तों आपको एक बात, ये शब्दों का हेरफेर बता देता हूं आप लोगों को। एक है धार्मिक परंपरा, और एक है वास्तविक, या कहें कि आवश्यक धार्मिक परंपरा। धार्मिक परंपरा और आवश्यक धार्मिक परंपरा, दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है ना। धार्मिक परंपरा, जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं, जितने भी धर्म से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वो सभी के सभी धार्मिक परंपराएं कहलाती है। लेकिन कुछ धार्मिक परंपराएं आवश्यक होती है, कुछ धार्मिक परंपराएं आवश्यक होती है। तो ये आवश्यक धार्मिक परंपरा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राज्य सरकार की ओर से इनके जो महाधिवक्ता है, इन्होंने न्यायालय में कहा है कि हिजाब आवश्यक धर्म परंपरा नहीं है, आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है, इसलिए इसे शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों उन्होंने किस किस आधारों को लिया है न्यायालय के सामने। देखिए न्यायालय में हवाई बातें नहीं चलती है, न्यायालय में आपको जो है एक आधार देना होता है, एक प्रूफ देना होता है ना। पूरे एक हवा में आप बात नहीं कर सकते न्यायालय में, आप जो भी बोल रहे हैं उसका एक स्तंभ होना चाहिए, एक आधार स्तंभ होना चाहिए कि किस आधार पर आप ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो महाधिवक्ता ने उन आधारों को भी पेश किया है, उन आधारों को बताया कि किस आधार पर वो ये बात कर रहे हैं। तो उसको इस पूरी स्टोरी के अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों उससे संबंधित विवाद का एक पिक्चर है, जरा देख सकते हैं आप लोग।
चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इस कहानी की शुरुआत सोमवार को न्यायालय के अंदर जो कहानी की शुरुआत होती है वो कुछ इस प्रकार रहती है कि कर्नाटक सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय से कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसे शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जाना चाहिए। इस मामले पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है और सुनवाई कल दोपहर अर्थात कि मंगलवार को 2:30 बजे फिर से होने वाली है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप क्या समझे, इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि सरकार की ओर से राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता का नाम क्या है दोस्तों, ये आप यहाँ देख सकते हैं, प्रभुलिंग नाबरगी। ठीक है, तो प्रभुलिंग ने अर्थात राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रभुलिंग ने न्यायालय में कहा कि हिजाब जो है आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए हिजाब को जो शिक्षण संस्थान है उनसे बाहर रखना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक आधार दिया और आधार दिया दोस्तों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और उन्होंने ये कहा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि हमें देश के या सफल संविधान के लिए या सफल शासन व्यवस्था के संचालन के लिए हमें चाहिए कि धार्मिक परंपराओं को शिक्षण संस्थानों से पूर्णतः पृथक रखा जाए। तो भीमराव अंबेडकर का ये कथन को इन्होंने आधार बनाया और स्पष्टतः अधिवक्ता ने कहा है, राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कहा है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रख देना चाहिए। तो इस बात को एक आधार बनाया। और इन सब के अलावा उन्होंने ये कहा, महाधिवक्ता ने ये कहा कि कोई भी प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं, इसको जानने के 3 तरीके हैं, इसके 3 बिंदु हैं। अब वो 3 बिंदु इन्होंने कौन कौन से बताए हैं दोस्तों, उन्होंने ये 3 बिंदु बताए हैं कि क्या यह मूल विश्वास का हिस्सा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़े से बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर इस पॉइंटों को समझने के लिए थोड़े बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। थोड़ा शब्दकोश भी आप लोगों का थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। तो उन्होंने सब देखिए फिर से समझा रहा हूं मैं आपको, जो महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता जो न्यायालय में ये बात अपना तर्क रख रहे हैं सरकार की ओर से, उन्होंने कहा है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के निर्माण के वक्त भी संविधान सभा में कहा था कि हमें धार्मिक प्रथाओं के धार्मिक परंपराओं को जो है शिक्षण संस्थानों से अलग रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं, इस बात को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका उन्होंने ये बताया कि क्या जो वो प्रथा धर्म के मूल विश्वास में है, अर्थात ये कि जिस प्रथा पर बात हो रही है, क्या वो प्रथा धर्म की उत्पत्ति में सहायक थी क्या, धर्म के निर्माण में सहायक थी क्या, है ना। तो ये मूल विश्वास कि धर्म में अगर किसी का विश्वास है तो उस प्रथा के कारण ही उसमें विश्वास है, तो क्या उससे संबंधित है। या फिर दूसरा उन्होंने बताया कि क्या यह प्रथा, एक मिनट भाई पेन का, ठीक है, यह प्रथा उस धर्म की मौलिक है, मतलब वही मौलिक जिसके कारण धर्म का अस्तित्व बना हुआ है। और तीसरा तर्क उन्होंने दिया है कि क्या इस प्रथा का अगर पालन नहीं किया तो क्या धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 आधार उन्होंने न्यायालय में पेश किए हैं, न्यायालय को बताने का प्रयास किया है और इन आधारों पर ही महाधिवक्ता ने ये पक्ष रखा है अपना। ठीक है, हालांकि एक एक पक्ष को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पूरा, न्यायालय में क्या बात हुई है, न्यायालय में किसके द्वारा क्या पक्ष दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि अब देखिए महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रख दिया, इसके बाद में क्या हुआ कि न्यायालय ने अब स्पष्ट तौर पर एक सवाल पूछा महाधिवक्ता से अर्थात सरकार से। देखिए अब न्यायालय जब महाधिवक्ता से सवाल पूछ रही है ना, तो न्यायालय उसको महाधिवक्ता नहीं मानती है, कोई उसे वकील या अधिवक्ता नहीं मानती, बल्कि वो ये मान रही कि वो राज्य सरकार से बात कर रही है। क्यों? क्योंकि जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार का ही पक्ष रख रहा है, ठीक है ना। तो अदालत ने अधिवक्ता से पूछा, महाधिवक्ता से या कहें कि राज्य सरकार से पूछा
कि भाई आप सीधे सीधे ये बताइए कि हिजाब को इजाजत है या नहीं है, ये बताइए। मतलब आपका कहना क्या है कि हिजाब को इजाजत है या नहीं है, हिजाब धारण करना, हिजाब पहनना सही है या नहीं है, आप अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं, ये स्पष्ट बोला। और इसी परिप्रेक्ष्य में कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया महाधिवक्ता से कि आपने अभी अभी कहा है कि सरकार का आदेश नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कि सरकार जो भी आदेश देगी उसका नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और राज्य सरकार ने हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया है। अब देखना, तो यहां पर महाधिवक्ता ने पहले भी स्पष्ट कहा था कि भाई सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यायाधीश साहब हैं, जो न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने भी महाधिवक्ता से यही कहा है कि आप ये स्पष्ट तौर पर बताइए क्या सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है या नहीं लगाती है। इसके अलावा ये बताइए, अभी जस्ट आपने जो ये दलील पेश की है, ये कहा है न्यायालय में कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जो जनता को नुकसान पहुंचाए, और इसके अलावा राज्य सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो फिर आप किस हिसाब से इस पर बात कर रहे हैं, कि आप किस हिसाब से जो है ये कह पा रहे हैं कि संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को ये अधिकार है कि वो हिजाब को प्रतिबंधित कर सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता ने ये कहा है, इसमें इसको जो है न्यायालय को जवाब देते हुए महाधिवक्ता ने ये कहा है कि साहब सरकार ने, राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि वो हिजाब पर प्रतिबंध लगाए या न लगाए। ऐसा कोई आदेश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार से कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। लेकिन उन्होंने लेकिन को कोट करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लेकिन सरकार ने शिक्षण संस्थानों को एक आदेश प्रारंभ से ही स्पष्ट तौर पर दे रखा है, और वो आदेश या फिर कहे कि अधिकार, शिक्षण संस्थानों को सरकार ने स्पष्ट तौर पर एक अधिकार दे रखा है, और वो अधिकार है कि शिक्षण संस्थान अपने अपने अनुसार किसी भी प्रकार से जो है यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म ड्रेस जो है वो खुद के अनुसार यूनिफॉर्म का चयन कर सकते हैं। हर एक विद्यालय अपने अनुसार किसी भी प्रकार की जो है वो अपने यूनिफॉर्म का चयन कर सकते हैं। तो ये अधिकार शिक्षण संस्थानों के पास में है, और इसी अधिकार को लेकर ही शिक्षण संस्थानों ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है कि भाई ये जो यूनिफॉर्म है उसे सिलेक्ट करने का अधिकार हमें है, हम जो यूनिफॉर्म चाहेंगे वही यूनिफॉर्म हमारे छात्र पहनेंगे। तो इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए शिक्षण संस्थानों ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है क्लास के अंदर, है ना। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है। तो सरकारी आदेश संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने की पूरी स्वायत्ता देती है। कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देती है। तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर की पूरी कंप्लीट इसके अंदर न्यायालय के अंदर चर्चा, जो कि महाधिवक्ता के द्वारा अपने ओर से राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गई। एक कटिंग और आपको यहाँ दिख रही होगी, इसमें बात की गई कि धार्मिक परंपरा को लेकर के अब संविधान क्या कहता है, धार्मिक परंपरा को लेकर संविधान क्या कहता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अगर संविधान के अंतर्गत पढ़ा होगा, संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों को दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अनुच्छेद 25 आपने जरूर पढ़ा होगा। जब मूल अधिकारों की बात होती है दोस्तों, तो 25 भी आपको पढ़ना ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो दोस्तों ये धार्मिक संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रताओं के अंदर जो बात हुई है दोस्तों, अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण इनको मिलता है, किनको, धार्मिक परंपराओं को अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है इन्हें संरक्षण मिलता है, जो नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का आचरण करने की गारंटी देता है, ठीक है ना। तो ये है धार्मिक परंपरा। कौन सी? आवश्यक धार्मिक परंपरा, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म का आचरण करने से कोई रोकेगा नहीं। वो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी धर्म का पालन करना चाहे, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करना चाहे, वो उसका आचरण कर सकता है स्वतंत्र रूप से। तो ये आवश्यक धार्मिक परंपरा हो जाती है। तो इसकी छूट संविधान में अनुच्छेद 25 के अंदर दी गई है। अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने कहा कि हिजाब के बारे में कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है, और यही स्पष्टीकरण पर दोस्तों इसी जो है स्पष्टीकरण के लिए अब
मंगलवार को यानी कि आज 2:30 बजे फिर से इस पर सुनवाई होने जा रही है। अब जैसे जैसे सुनवाई में ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, हम आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड इस कहानी को करते जाएंगे। आगे का पार्ट भी दोस्तों हम बहुत जल्दी इसका लेकर आएंगे। जैसे ही न्यायालय में इसका एक कदम आगे बढ़ेगा, हम वापस एक कदम बढ़ाते हुए आपको इससे जो है इन्फॉर्म करते रहेंगे कि ये विवाद कहां तक बढ़ा हुआ, कहां तक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारी ये पूरी स्टोरी होती है कंप्लीट। और अब हम बात करेंगे डेली करंट